नमस्कार, आप सभी का फिर से पर्टिलेस इंडिया में स्वागत है। हम बात कर रहे थे अशोक भाई पटेल से, तो उसी बात को जारी रखेंगे आज फिर से। तो अशोक भाई, स्वागत है आपका जी। पिछली बार हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के इवोल्यूशन की बात आप कर रहे थे। हाँ, तो उसी को आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, आपका सवाल था तो उसके अनुसंधान में मैंने ये बताया था कि इट इज़ ऑल अबाउट इवोल्यूशन। तो ये सब कुछ इवॉल्व हो रहा है हमारे आसपास में हैं। तो कहीं अगर हम कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह की बातें करें तो ये सही नहीं होगा। इट इज़ ऑल नेचुरल इवोल्यूशन। हम आज़ाद हुए, हमारा संविधान बना, हमने ही बनाया संविधान है। मतलब भले ही कुछ लोगों ने बनाया, लेकिन हमारे बिहाफ में हमारे पुरखे थे। वो चुनाव प्रक्रिया के बारे में तय किया गया। और जब ये पहले चुनाव हुए हमारे 1952 में, तब तो कुछ भी तय नहीं था। हमारे यहाँ की लिटरेसी की भी बात करें हमारे देश की, तो वो लिटरेसी भी 15-16% तक की थी। जी, बिल्कुल। और अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में लिटरेसी की बात करें तो वो यूं कहिए कि 0 ही थी। मतलब वी वेर कंप्लीटली इलिटरेट अबाउट द इलेक्शंस। इतने बड़े देश में चुनावों को करवाना, देखिए अंग्रेजों के समय में भी चुनाव हो रहे थे, प्रांत सभाएं भी थी, लेकिन वे चुनाव भी कुछ मर्यादित थे। वहाँ बहुत सारी लिमिटेशंस थी। लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहे थे, इसको सारी मर्यादाओं को छोड़ करके हम बहुत आगे बढ़ गए थे दुनिया के साथ। तो दुनिया में जो चुनाव हो रहे थे, तो उसी के कंपैरिजन में हम लोगों ने 21 साल के प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव का अधिकार दिया। और पहले चुनाव में तो हमारे पास ना तो ढंग का कोई इलेक्टोरल रोल था, मतलब मतदाताओं के नाम भी रजिस्टर्ड नहीं थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल नेचुरली नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे हुआ। नाम रजिस्टर्ड नहीं थे, मतदाताओं की पहचान के लिए कोई विधि नहीं थी, कुछ भी नहीं, ना कोई कार्ड। और ये फोटो वाले कार्ड तो बहुत बाद में आए। अगर इस इवोल्यूशन की बात करें तो इस इलेक्टोरल प्रोसेस के इवोल्यूशन में टीएन शेषन के आने के बाद एकदम से उन्होंने अचानक से इसको बिल्कुल सही तरीके से इंटरप्रेट किया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप सुनेंगे अगर उस समय के उनके स्टेटमेंट्स को, तो उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया था, इवन प्राइम मिनिस्टर तक को या कोई और ऐसी मिनिस्टरियल अथॉरिटीज़ थी, उन सबको उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं कोई सरकार का मुलाजिम नहीं हूँ। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं प्रेसिडेंट को जिम्मेदार हूँ, मैं संविधान को जिम्मेदार हूँ, मैं लोगों को भी जिम्मेदार हूँ, मैं अगर गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार हूँ भी, तो उसकी भी एक मर्यादा है। मेरा काम मैं ही तय करूँगा जो मुझे संविधान ने दिया। तो इस तरह से टीएन शेषन ने उन सारी बातों को बहुत ही आगे बढ़ाया। लेकिन टीएन शेषन के बाद में जैसे कि ये पूरा इवोल्यूशन का काम जो था, ये एक तरह से या तो फ्रीज हो चुका था या इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही कम थी। जो जहाँ था जैसा था उसी को हम मेंटेन करते चले जा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जो इवोल्यूशन हो रहा था,
लेकिन टीएन सेशन के वक्त सही मायनों में इवोल्यूशन एक सही दिशा में जा रहा था, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी इवोल्यूशन तो हो रहा है, रिफॉर्म तो हो रहा है, लेकिन टेक्निकल चीज़ों के बारे में हो रहा है, जैसे डिजिटलाइजेशन है, ईवीएम्स है और बाकी छोटी छोटी बातों की। लेकिन जो जिसका जो फंडामेंटल जो इवोल्यूशन होना चाहिए, फंडामेंटल संविधान के मूल भावना जी, तो वहाँ तो इवोल्यूशन की जगह हम थोड़े से उल्टे वापस ऑर्थोडॉक्सी तक की तरफ गए हैं, या हमारी अधोगति उस तरफ से हो रही है। बिल्कुल। फिर हम इलेक्शन कमीशन जो स्वायत्त होना चाहिए, ऑटोनॉमस होना चाहिए, उससे उल्टा हम एक तरीके से वो उसको एक तरीके से डिपेंडेंसी के तरफ लेके गए हैं। आज की तारीख में यही चित्र दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो संविधान की मूल भावना को तो बिल्कुल हमने दरकिनार कर दिया, और धीरे धीरे ये प्रस्थापित होता चला गया कि सरकार ही मालिक है। और अंत में जाकर के तो हम लोगों ने ये भी देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में जो चीफ जस्टिस का रोल था उसको भी हटा दिया गया जी। उस रिकमेंडेशन कमेटी जो होती है, प्रेसिडेंट को जो रिकमेंड करता है तो करती है, तो उसमें चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका नाम हटा दिया। उसके जगह एक कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और एक मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। हालांकि इसके बारे में हम और बात में करेंगे कि ये क्या होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या ये संविधान के मूल संविधान में इसका कोई जिक्र है था या नहीं था। हाँ। इसके बारे में वो लेकिन अलग विषय हो सकता है जी। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का एक तरीके से डिमोशन हो रहा है, एक तरीके से डिमोशन ही है। वैसे तो सैलरीज शायद बढ़ रही है, तो उस तरीके से प्रमोशन है और भी बातें हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल जो डिमोशन हो रहा है, तो ये हम कैसे बता सकते हैं कितना ऑटोनॉमस इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में है जी। और इसके ऊपर जो सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हो, तो क्या सॉल्यूशन, कैसे, अगर वो ऑटोनॉमस है या नहीं है, अगर नहीं है तो कितने % तक नहीं है, कितनी गुंजाइश है उसको पूरा का पूरा ऑटोनॉमस करने की, तो आपका सॉल्यूशन क्या है ये भी बात बताइए जी। पूरी गुंजाइश है। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी की बात करें तो वो तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं है। वो तो सरकार के बिल्कुल क्या कहें कि बंधुआ मजदूर होकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। कठपुतली और जैसा, आपने हैं कठपुतली जैसा, बिल्कुल कठपुतली, क्या उसके यूं कहिए कि पार्टी इन पावर का गुलाम बन करके काम कर रहा है। पार्टी इन पावर का, हम जब सरकार बात करते हैं तो सरकार कहने से सीधे पार्टी इन पावर की बात आती है। तो एक तरीके से जब हम सरकार कहते हैं तो सरकार का मतलब होता है मिनिस्ट्री, और वो कार्यपालिका के ऊपर उसका कंट्रोल रहता है। लेकिन उस कार्यपालिका में ही जो एक चुनाव आयोग होता है, वो कार्यपालिका हिस्सा होने के बावजूद भी वो ऑटोनोमस होना चाहिए, मतलब वो मंत्रिमंडल के नीचे नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान है संविधान, ये संवैधानिक प्रावधान है जी। लेकिन अब देखिए, आपने ये भी कहा, जब लीडर ऑफ अपोजिशन शब्द आया तो आपने कहा कि उसको भी हमें देखना होगा जी। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि जब पार्टियों के लिए ही कोई प्रावधान नहीं है तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ से आ गया। और हमारे संविधान में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी जब ऐसी ही कोई समझ नहीं है तो ये अपोजिशन आखिर आया कहाँ से। तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है जी जी जी। लेकिन आज के एपिसोड में हम चाहते हैं कि आप वो ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन इसके बारे में आप यस ऑटोनॉमी की जब हम बात करेंगे, वर्तमान व्यवस्था में इलेक्शन कमीशन को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। ऑटोनॉमी का मतलब तो यही हुआ जी। बिल्कुल। तो अगर हमें इलेक्शन कमीशन को
कंप्लीटली आत्मनिर्भर बनाना है तो नंबर एक तो हमें वर्तमान व्यवस्था क्या है, कैसे वो आत्मनिर्भर नहीं है और कहाँ पर वो निर्भर है, उस चीज़ को हमें क्लियरली देखना चाहिए। तो वैसे तो देखिए, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे देश के, ये सारे जानते हैं कि हमारा देश का इलेक्शन कमीशन वैसे तो कहा जाता है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, लेकिन ऑटोनोमस होने के बावजूद भी ये कंप्लीटली पूरा का पूरा गवर्नमेंट मशीनरी को यूटिलाइज करता है। और वो भी कब? चुनाव के दिनों में। चुनाव के दिनों में ये जिस राज्य में चुनाव हो, उस राज्य की एंटायर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा ये पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को यूटिलाइज करता है। और अगर सेंट्रल के चुनाव भी हैं तो ये भी पार्टिक्रेसी को बरकरार रखने के लिए ये अलग अलग फेज में इरादतन, गलत इरादे से अलग अलग फेज में चुनाव कराए जाते हैं। तो ये जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में चुनाव होने हैं वहाँ पर वहाँ की कलेक्टरेट के द्वारा यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा ये एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी को यूटिलाइज करता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ही ऑटोनोमस तो नहीं कहा जाएगा। ये स्वायत्त कहाँ पर हुआ? ये तो सरकारी मशीनरी को यूटिलाइज करता है। और एक बात है, जब इलेक्शन होती है तब पुलिस फोर्स का भी यूज़ होता है, तो वो भी सरकारी यंत्रणा ही है, मतलब उस स्टेट की। तो वही तो बहुत कुछ प्रभावित करता है, पुलिस फोर्स भी। तो हमने यहाँ पर हमारे जो प्रपोजल दिए हैं उसके अंदर तो आप आगे जा कर के देखें कि देयर विल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पुलिस मैन, नॉट ए सिंगल पुलिस मैन विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इलेक्शंस। तो हम उसको बिल्कुल आगे जाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो ये जो आप कह रहे हो ये बातें सपनों वाली लग रही है। बहुत ही देखिए, बहुत आसान है, ये बड़ी मुश्किल नहीं है। इसके अंदर संविधान में सारी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं, लेकिन हमने कभी उन व्यवस्थाओं की तरफ हमारा ध्यान गया नहीं। और क्योंकि आज़ादी के पहले वाली जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो मैकेनिज़्म रचाया हुआ था ब्रिटिश काल में, तो क्या है कि उन लोगों ने आज़ादी के बाद भी हमें एक गलत रास्ते पे आगे बढ़ा दिया और हम उस रास्ते पे आगे बढ़ गए। आज करीब हो गए 75 साल। तो हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि संविधान में ऑटोनोमस की व्यवस्था होने के बावजूद भी कैसे हम गलत रास्ते पे आगे बढ़ गए। और वर्तमान में इलेक्शन कमीशन के पास जो पर्सनल और यूं कहिए कि जो ऑफिसर्स का, अधिकारियों का जो ढांचा बना हुआ है, जो ताना बाना ऊपर से लेकर के नीचे तक जो बना हुआ है, वो किस तरीके का बना हुआ है वर्तमान में, ये पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको इसके बारे में पहले बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टॉप से लें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय चुनाव पंच। तो ये जो केंद्र का चुनाव पंच या निर्वाचन आयोग जिसे हम कहते हैं, इसका जो मुखिया होता है बिल्कुल टॉप का, जिसका कि अपॉइंटमेंट हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जी। तो देखिए, पहले जब चुनाव शुरू हुए तो ये एक ही हुआ करता था और फिर बाद में 2 और को वहाँ पर जोड़ दिया गया जी। वर्तमान में जो व्यवस्था है वो वहाँ पर 3 लोगों की व्यवस्थाएं हैं, 1+2 ऐसे 3 लोगों की व्यवस्था वहाँ पर है। तो ये जो हैं, ये 3 लोग तो स्वायत्त हैं,
इनकी अपॉइंटमेंट तो मिनिस्टर ने कर दी, और भले ही गवर्नमेंट से उनको पगार किसी फंड से मिल रहा होगा, वो तो फिर और भी शोध का विषय है। आफ्टर ऑल तो उनको कहीं सरकारी फंड से ही उनकी पगार भी होती होगी। लेकिन नियुक्ति, हाँ। देखिए, नियुक्ति प्रेसिडेंट भले ही करता है, लेकिन प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशन होता है वो 3 जनों की कमिटी के द्वारा होता है, ये हमने कहा। वो और उसमें भी 2 लोग तो सरकार से है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इसमें ऑटोनॉमी कितनी प्रतिशत है, ये एक सवाल बड़ा सवाल है ही। जी बिल्कुल है। तो ये तो हमने एकदम टॉप वाले 3 लोगों को देख लिया, वर्तमान में तो इतना ही देखिए। और दूसरे नंबर पर पहल तो शुरुआत में जब तक पंचायती राज नहीं आया था, यानी 93-94 में, जब तक हमारे संविधान में 2 अमेंडमेंट नहीं हुए थे, 73rd और 74th अमेंडमेंट, तब तक जो हैं राज्य के चुनाव आयोग का कहीं कोई रचना नहीं हुई थी। लेकिन ये सारा कुछ कोई अलग अलग प्रावधानों के तहत हो रहा था। लेकिन केंद्र का चुनाव भी और राज्यों का चुनाव भी, आज भी राज्य की विधानसभाओं का चुनाव आज भी केंद्र से ही हो रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हो रहा है। तो इसमें भी डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है कि इसको राज्य चुनाव आयोग के जिम्मे दे देना चाहिए, कि जो राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज के लागू होने के बाद वहाँ पर उनकी भी सेटअप हुई है प्रत्येक राज्य में। तो आज जो प्रत्येक राज्य का चुनाव आयोग है ये दूसरे नंबर पे है। तो ये जो 2 हैं केंद्र का और राज्य का, ये 2 तो हम मान लेते हैं कि ये तो अपने आप में स्वायत्त है, स्वतंत्र हैं। लेकिन इसके नीचे का फिर जो पूरा स्टाफ होता है, मैं अभी आपको क्रमशः बताते जाता हूँ। ये एंटायर 3 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक ये जो लोग हैं ये स्वायत्त नहीं है। क्यों स्वायत्त नहीं है? कि ये चुनाव के वक्त पर सरकार से उधार लिए जाते हैं, और वो भी चुनाव के दिनों के लिए ही है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो ये पहले तो कौन कौन होते हैं ये जरा हम देख लें। देखिए, तीसरे नंबर पर तो होते हैं जो हमारी कार्यपालिका की व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पर भी गड़बड़ी है, क्योंकि ये बातें हो रही है चुनाव की, लेकिन वहाँ पर फिर घुसेड़ा जा रहा है कार्यपालिका की व्यवस्था को। और फिर वो कार्यपालिका की व्यवस्था के लोग काम करेंगे, हाँ। लेकिन विधान तंत्र के लोगों का जो प्रतिनिधि चुनकर आने वाले हैं उनको सिस्टम में लाने के लिए कार्यपालिका अपना काम कर रही है। हाँ, तो ये और वो जो कि सरकार के अधीन है, मतलब स्वायत्त नहीं है। हाँ, तो तीसरे नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, DEO। और ये कौन होते हैं? ये प्रत्येक राज्य के कलेक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी। तो ये सीधे सीधे चुनाव के दिनों में वो ऊपर जो है क्या कहते हैं, CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके नीचे ये सीधे आ जाते हैं फॉर सर्टेन पीरियड, यानी चुनाव के पीरियड के लिए। तो ये तो तीसरे नंबर के हुए। अब इनके उपरांत भी सरकार के साथ ही सलाह मशवरा करते हुए, और ये DEO के साथ यानी कलेक्टर के साथ भी सलाह मशवरा करते हुए ऑब्जर्वर्स की भी वहाँ पर नियुक्ति की जाती है। और ये जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो सिर्फ ड्यूरिंग इलेक्शंस होते हैं, चुनावों को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन ये भी सरकार के लोग ही होते हैं और कुछ समय के लिए ही होते हैं। ये सरकार के पैरोल पर होते हैं, वहाँ सरकार ही उन्हें पगार करती है। तो ये तो हो गया चौथे नंबर का कर्मचारी। और 5वें नंबर का है ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन
और जो इलेक्टोरल रोल है उसके उपरांत कंडक्शन ऑफ इलेक्शन में भी इनकी मर्यादित भूमिका होती है। तो ये भी एक हो गए 5वें नंबर के। ERO जो भी सरकार के मतलब सरकार से ही सलाह मशवरा करने के बाद इनको भी नियुक्त किया जाता है और हर वक्त हर चुनाव में ये अलग अलग लोगों की नियुक्ति होती है और कुछ पीरियड के लिए होती है। इस पीरियड में जो लोग ERO है ये तय नहीं है कि अगले पीरियड में वही होंगे, वो बदल भी सकते हैं, हर बार इनको बदली कर देते हैं। और 6वां उसके नीचे असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी AERO, ये उसके नीचे 6वां। 7वां रिटर्निंग ऑफिसर, ये शब्द भी हमने सुना हुआ है। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर भी ड्यूरिंग इलेक्शंस होता है। ये प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जो उम्मीदवारों के द्वारा फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं उनका स्क्रूटनी होता है। फिर उनके नीचे बूथ में बैठने वाले जो सारे अभी इस वक्त कहा जाता है कि BLA वगैरह, तो ये पार्टियों के लोगों को ये आइडेंटिफाई करते हैं, पार्टियों के लोगों को ये आई कार्ड वगैरह देते हैं और पार्टियों के लोग जा कर के बूथ में बैठते हैं। और ये बहुत बार हमें सुनने में आता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, बायसली बहुत बायस होता है। सब होता है, सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नहीं। अभी कौन सा एक छोटा सा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने ये आरोप मढ़ दिया कि हमारे 70% कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। अभी आया है तो वर्तमान। तो ये पूरा का पूरा जो आप ढांचा बोल रहे हो ये तो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड ही हो रहा है। गवर्नमेंट से कहिए तब तुरंत आप कहिए बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ही आज देश में वो मजबूत पार्टी है जिसके पास एकदम बूथ लेवल तक का। तो इसका मतलब है जो पावर में है और जो मजबूत सबसे मजबूत है वही तो पावर में होती है पार्टी, या वो अलायंस होता है, तो वो बहुत हद तक ये पूरे की पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। जिसके पास कैडर बेस पूरा बना हुआ है और वो सेंट्रल लेवल से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए, जिन राज्यों में बीजेपी का रूल नहीं है वहाँ भी वो टेंशन फैलाता है, वो वहाँ इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में अभी वर्तमान में SIR की प्रोसेस शुरू कराने के कारण से या करना है ऐसी बातें करने के कारण से बहुत राज्यों में होंगी। ऐसा करने के कारण से जो स्टेट्स बीजेपी रूल्ड नहीं है वहाँ पर भी एक टेंशन फैल चुका है, यानी वातावरण में हिंसा फैल चुकी है, वायलेंस। सभी बोल रहे हैं कि देख लेंगे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर SIR हम नहीं होने देंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताया। रिटर्निंग ऑफिसर 7वें लेवल पर, उसके नीचे फिर एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं। लेकिन ये सारे सरकारी मशीनरी हैं और टेम्पररी हैं, उधार की ली हुई, चुनाव के दिनों के लिए लिया हुआ। और 9वां है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं ये जा कर के एक्चुअली बूथ में बैठता है चुनाव के दिन और वही जिम्मेवार होता है पूरी एंटायर जो मतदान की क्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही इज द अथॉरिटी देयर इनसाइड द बूथ है, ये 9वां व्यक्ति। और 10वां है बूथ लेवल ऑफिसर BLO। इसको सबसे नीचे का बताया गया है, लेकिन ये भी टेम्पररी टाइप का होता है। ये BLO भी शायद उसकी वहाँ मदद करता है बूथ में चुनाव के दिन में, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तब ये BLO हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि भाई चुनाव जो हैं ये 5 साल में एक बार आते हैं। इसी बचाव को लेकर के यही एक ऐसा बचाव है कि ये लोग बात कर देते हैं कि 5 साल में एक बार आते हैं तो परमानेंट स्टाफ हमें नहीं चाहिए। ऐसा करके ये जो BLO हैं वो अलग अलग प्रदेश के रहने वाले होते हैं, अलग अलग जिले के, अलग अलग तालुके के, और जा कर के वो
ऐसी अनजानी जगहों पर जा कर के बूथों में डोर टू डोर अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो कुल मिला करके ये 3 नंबर से 10 नंबर तक जो अधिकारी सारे हैं ये उधार के लिए हुए हैं, ये उधार का सिंदूर कह दीजिए। तो ये उधार की ली हुई मशीनरी, तो ये अगर यूटिलाइज हो रही है ऐसी गवर्नमेंट मशीनरी, तो इसको हम ऑटोनोमस कैसे कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते। अशोक भाई, तो हम आज यहीं पे रुकते हैं। आप जो प्रपोज्ड रिफॉर्म जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस हो जाएगा, इसका जो रिफॉर्म का आप सॉल्यूशन बताने जा रहे हो वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए यही हम रुकते हैं। धन्यवाद।